अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। IS 21 हमने ख़त्म कर लिया था। IS 21 के अंदर एक चीज़ सिर्फ आपको मैं नहीं करा रहा, उसकी वजह यह है कि उस पर डबल एफर्ट लग जाती है। एक बार उसको यहाँ पे सिखाया जाएगा, फिर अभी जो लीज शुरू करना है उसमें वही काम करना है हमने, ठीक है ना। और वो चीज़ है फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन का लेना या फॉरेन करेंसी लोन का देना, और फिर उसमें इंस्टॉलमेंट में किस्तें आती हैं या जाती हैं, और उन किस्तों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। यही काम हमने लीज में करना है। आज लीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब लीज हम कर लेंगे तो ये छोटा सा पोर्शन IS 21 का हम दोबारा आकर करेंगे। एनीवेज, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में जो है वो डेफिनेशंस हमने की थी फंक्शनल करेंसी की, और फिर ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको कहा था आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी में कोई मसला आया किसने पढ़ा है? चलो, इसका मतलब बाकी मसला कोई नहीं है। फ्रॉड न लगाना मेरे से कभी भी, ठीक है। प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन, अच्छा वैसे ज़रा दोबारा कर लें। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है, उस एनवायरनमेंट की करेंसी है जिस एनवायरनमेंट में कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो होगी जनरल डेफिनेशन। नॉर्मली ये लोकल करेंसी ही होती है। अब नॉर्मली ऐसा ही होता है, बल्कि 99.99% क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकली ऐसा है। थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। MCQs के अंदर ये चीज़ टेस्ट होती है, ठीक है भाई। इनको ना 22 पे 21 पे करा दो ज़रा। अच्छा, तो जनरल रूल क्या है? वैसे फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? वो करेंसी वो उस मुल्क की करेंसी जिस वो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है, उस एनवायरनमेंट की करेंसी क्या है? फंक्शनल करेंसी। नॉर्मली ये कौन सी करेंसी होती है? और ये वो करेंसी है जिसमें हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के जिस करेंसी जिस कंट्री के अंदर वो ऑपरेट कर रही हो कंपनी, ये उस वही हो, डिफरेंट हो भी सकती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं। बहरहाल यही सिंपल रूल क्या है कि वो करेंसी नॉर्मली लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी होती है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज। इतनी सी बात से काम चल जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली इसको पूरा पढ़ें तो ये क्या है? इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या हैं? फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो उस मुल्क की करेंसी है जिस मुल्क की कंपेटिटिव फोर्सेस जो हैं वो आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही होती हैं, या जिसके रेगुलेटर्स जो हैं और डिमांड सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही होती हैं, या जिस करेंसी में आपने मटेरियल खरीदा, लेबर को हायर किया, अदर एक्सपेंसेस इनकर किए। तो प्राइमरी इंडिकेटर्स में क्या है? करेंसी जो मेनली इन्फ्लुएंस करे सेल प्राइस को गुड सर्विसेज की, और उस कंट्री की करेंसी जिसकी कंपेटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशंस डिटरमिन करें सेल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज, या करेंसी वो वाली जो मेनली इन्फ्लुएंस करे लेबर, मटेरियल और अदर कॉस्ट। तो ये क्या है? प्राइमरी इंडिकेटर्स। अगर इनसे भी बात समझ में ना आए, यहां से आ जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। इनसे भी बात समझ में ना आए, ना क्लियर हो रहा हो, तो फिर सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या हैं? देखो कौन सी करेंसी में ये लोग अपने फाइनेंस को अरेंज करते हैं। फाइनेंस दो तरह का होता है। ओनर्स घर से पैसा ले आए, इक्विटी, बैंकों से या लोगों से लोन ले लें, डेट। तो हम शेयर्स इशू करके इक्विटी के पैसे इकट्ठे करते हैं, शेयर्स इशू करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। IFRS 9 में जाके डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना सीखेंगे, डिबेंचर्स, लोन नोट्स इशू करके, ठीक है। तो किस करेंसी के अंदर डेट या इक्विटी रेज की जाती है, ये देख लो। या जो कमाया है पैसा वो किस करेंसी के अंदर आप रिटेन रखते हो, किस मुल्क में आपने रखा हुआ है, किस मुल्क की करेंसी में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी इंडिकेटर्स बन जाएंगे। और जो भी करेंसी आपकी फंक्शनल बन गई है, उसके अलावा की हर करेंसी कौन सी करेंसी कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। बस ये बात है, बात इतनी सी है। और प्रेजेंटेशन करेंसी एक अलग चीज है, ठीक है। असल चीज क्या है? फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी, ये डिसाइड करना है। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो नॉर्मली लोकल करेंसी होती है, जिसमें आपने जनरल एंट्रीज करनी है, और उसके अलावा जो भी करेंसी है वो कौन सी है? फॉरेन करेंसी। अब ये बात हो गई अलग। अब तीसरी चीज क्या है? प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जहां जहां जो लोग आपके बैठे हुए हैं वो उस करेंसी में आपसे अकाउंट्स बनवाएं, आप बना लें। कन्वर्ट ही करना होता है, आप कन्वर्ट करके दे देंगे ईयर एंड की चीज़ों को। ओके, सही है। इसको 26 पे करा दें।
सही है ना? ओके अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी, प्रेजेंटेशन करेंसी भी आ गई, ये एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में कहता है पी इज अ यूके रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी, ये कान कुनी करते हैं, हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, लिस्टेड कहाँ पे है? लंदन की कंपनी है, यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन ऑपरेशंस कहाँ पे कर रही है? जहां पर ये माइंस मिलती हैं साउथ अफ्रीका में, गोल्ड और डायमंड की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी पी की, फंक्शनल करेंसी क्या होगी पी की, और अगर पी ने स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट यूएस से बाय किया है जो यूएस डॉलर में इनवॉइस हुआ है, तो फिर यूएस डॉलर इसके लिए क्या है अकॉर्डिंग टू IS 21। तो भाई देखो, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वही जो पढ़ के आए, प्राइमरीली कहाँ पर ऑपरेट कर रही है, वो तो साउथ अफ्रीका के अंदर कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो लेबर वहीं से ले रहे होंगे, मटेरियल वहीं से इकट्ठा कर रहे होंगे, ओवरहेड्स वहीं पर ही वो इनकर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑपरेशंस उनके कहाँ पे हो रहे हैं? तो फिर प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? सॉरी, फंक्शनल करेंसी कौन सी होनी चाहिए? साउथ अफ्रीकन रैंड्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जो है, अब एक तो पक्का है यूके पाउंड्स होगी, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड कहाँ पे है? यूके की स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जिस कंपनी जिस मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड है उसकी स्टॉक एक्सचेंज उसको कहती है, वो वहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर, जाहिर सी बात है शेयर्स वहाँ पे खरीदने बेचने लोगों ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर की बेस के ऊपर ही तो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो फिर पाउंड्स के अंदर तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी ही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले भी उनको कह सकते हैं एडिशनली, भाईजान हमें भी बना, हमारे मुल्क में आप निकाल रहे हो सोना हीरे, हमारे मुल्क के हिसाब से भी आपने फाइनेंशियल बनानी, हमने अपने रेगुलेटर को जमा करा, हमारे रेगुलेटर को जमा करवाए बना के, दे कैन आस्क। तो प्रेजेंटेशन करेंसी पाउंड्स भी हो सकती है, रैंड्स भी हो सकती है। कोई हबीबी बैठा हुआ है दुबई के अंदर, कल मैच, आज मैच है ना दुबई में, फिर कोई हबीबी बैठा हुआ है दुबई के अंदर, उसने अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो बड़ा शेयर होल्डर है, तो वो फरमाइश कर सकता है कि यार मुझे आप जो है वो दिरहम में दिनार भी बनाकर दे दें, इट मे हैपन, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो फिलहाल तो ये नजर आ रही है कि पाउंड्स है और रैंड्स भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब जब फंक्शनल करेंसी रैंड्स बन गई ना, तो इसके अलावा हर करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी। तो यूएस से अगर कोई उन्होंने प्लांट खरीदा है तो यूएस डॉलर उसके लिए क्या बनेगा? फिर फॉरेन करेंसी, ओके। इसकी द प्रेजेंटेशन करेंसी इज स्टर्लिंग, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूके फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर फॉर यूके लिस्टेड कंपनीज। The functional currency is likely to be South African rand, even though company is based in UK. This is because operating activities take place in South Africa, and so the company will be economically dependent on rands if salaries of most employees, most operating expenses and sales, क्योंकि वो कह रहा है कि जब काम इधर करना है तो सैलरीज तो रैंड्स में ही देनी है साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों को। तो चाहे यूके के अंदर ही वो रजिस्टर्ड है, प्राइमरीली डिपेंड किस करेंसी, कौन सी करेंसी इनको चाहिए होगी खर्चे करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए? रैंड्स। इसीलिए तो फंक्शनल करेंसी है, हालांकि बैठे तो यूके के अंदर रजिस्टर्ड है वो, लेकिन काम यहाँ पे कर रहे हैं। भाई चाहे चाइना की कंपनी है, यहाँ पे मैं अगर चाइना कंपनी मुझे मुलाजिम रख ले, मैं सारा दिन जो है वो मजदूरी करूँ, शाम को वो मुझे येन पकड़ा दें, तो मैं शायद वो एक्सेप्ट ना करूँगा। अभी मैं रात को कहाँ जाऊँगा भाई, किसके का जाके चेंजर, मनी चेंजर हर जगह पे है भी कोई नहीं, दूर दराज इलाके के अंदर कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो भी चाहिए होंगे पाकिस्तानी रुपीज़, यार बेहतर वही है मेरी अपनी करेंसी मुझे दे, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस के लिए यही चाहिए, तो रैंड्स ही है। और यूएस डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। For US dollars are foreign currency for purpose of, अच्छा, अब IS 21 requires P to prepare his financial statements in functional currency। IS 21 तो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बनाओ? फंक्शनल करेंसी में ही बनाओ, लेकिन यूज कर सकते हैं कोई भी और करेंसी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहें तो, लेकिन जर्नल एंट्रीज के लिए सिर्फ क्या यूज करना पड़ेगा? फंक्शनल करेंसी, जो कि इस एग्जांपल में क्या थी? रैंड्स, ठीक है। अच्छा जी, foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires a settlement in a foreign currency, including transactions arising when an entity buys or sells goods, services, borrows or lend funds, loans, ठीक है, otherwise acquires or dispose of asset और receive dividend वगैरह। तो इसमें से अभी आपको ये borrow और lend करना फंड्स का, और ये डिविडेंड वाला एक सवाल भी देख लेंगे, किसी वक्त ये कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने बेसिक IS 21 को कर लिया था। मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की थी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। इसमें कुछ चीज़ें अभी समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी वो टॉपिक्स हमने किए ही नहीं, ठीक है। IFRS 9 पढ़ेंगे तो पता लगेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्या होता है। किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए,
या खुद डिबेंचर्स इशू कर दिए, किसी के शेयर्स खरीद लिए या खुद शेयर्स इशू किए। अब ये क्या चीज़ है ये पता लगेगा इंशाल्लाह जाके IFRS 9 में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वो डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली बस इसको पढ़ना बाकी था। है आपके पास? अच्छा, मैंने ना कल वाले लेक्चर के भी हैंड आउट दोबारा कहे हैं, उनको कॉपी कर दें। ज़रा थोड़ा हैप हैज़र्ड सा लगा था आपको, 2 अलग अलग पेज थे, किसी के पास कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने कल वाले हैंड आउट को भी जो है वो दे दिया है एक ही हैंड आउट की शक्ल में, ठीक है। तो पीछे मौजूद हैं लेक्चर 3 के हैंड आउट भी। किस किस को चाहिए लेक्चर 3 के हैंड आउट? ये आगे 3-4 इधर 3-4 उधर, हाथ खड़े कीजिएगा, वो दे जाएंगे लेक्चर 3 के। 4 के तो सबको चाहिए, लेकिन वो तब देंगे जब मैं लीज पे पहुंचूंगा। पता नहीं, नियत तो कल की हुई है। अच्छा जी, अब IAS 21 की अकाउंटिंग है, ठीक है जी। लेक्चर 3 के नोट्स हैं जी, ये मैं करवा, मैंने आगे आगे इधर आगे भी हाथ खड़ा करें बेटा जी, किस कुछ मैंने करवा सबके लिए लिए थे, तो जाते हुए बेशक ले जाना, कोई मसला नहीं है। वो 2 अलग अलग थे ना, उन्होंने स्टेपल भी नहीं किए थे, वो बच्चे परेशान हो रहे थे, पता नहीं MCQs कहाँ गए और सवाल कहाँ गए। अच्छा जी, IAS 21 इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर क्या कहता है भाई? जो भी ट्रांजैक्शन है, याद होगा आपको कि उसको हमने उस दिन के रेट के ऊपर रिकॉर्ड किया था, याद है? तो रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे हम इनिशियली इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मैयर करते हैं। फिर क्या होता है ईयर एंड पे? क्या होता है, क्योंकि मॉनिटरी आइटम्स नहीं है ये क्या है? नॉन मॉनिटरी आइटम्स। तो इनका क्या करेंगे? इधर ना पढ़ो, क्या करेंगे? इनको रीट्रांसलेट नहीं करना है, इनको ओरिजिनल वाले ही रेट के ऊपर छोड़ना है। तो नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, द ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट एट ओरिजिनल स्पॉट रेट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन थी, वो एक्सेप्शन हमने एक पढ़ ली थी और एक जबानी की थी इंशाल्लाह। एक MCQ में आया था ना, रीवैल्यूएशन वाला MCQ आया था ना। तो एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका एसेट फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं आप एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए, वो एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? वो एसेट है आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, या आपका कोई PPE हो सकता है। तो अगर आप इनके लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर रीट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आप उठाकर रखते हैं ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू पे एसेट को, तो ईयर एंड वाला रेट भी लगाना पड़ता है, तो रीट्रांसलेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन इस पर आने वाला गेन या लॉस, ये एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं है, बल्कि ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर PPE है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस है। मतलब अगर PPE है और आपने रीवैल्यू किया है और आपको उस पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, साथ में कोई एक्सचेंज गेन भी आया है या एक्सचेंज लॉस भी आया है, तो वो अलग करके P&L में नहीं जाएगा। अगर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जा रहा है तो उसके साथ ही चिपक कर वो गेन लॉस नेट होकर ही फिगर एक ही जा रही होगी P&L के अंदर बजाय OCI के अंदर, क्योंकि हमने रीट्रांसलेशन तो की ही नहीं, हमने तो एसेट को रीवैल्यू किया है। बात समझ आ रही है? ये वो एक्सेप्शन लिखी हुई है कि इफ अ नॉन मॉनिटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेट एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे उस दिन के रेट के ऊपर उसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा बात कौन सी है? ये द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज द रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। क्या मतलब? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस है तो वो तो P&L में जाता था, तो ये भी साथ ही P&L में चला जाएगा। लेकिन अगर PPE का गेन लॉस है तो PPE का लॉस तो रीवैल्यूएशन पे लॉस तो P&L में जाता था, अगर गेन होता था तो वो कहां जाया करता था? गम ना करें, हमने इंशाल्लाह IAS 16 की रीवैल्यूएशन भी रिवाइज करनी है, मजबूरी है रिवाइज करना। IAS 16 ने मिक्स होना है IAS 12 के साथ, तो वो पूरा वर्किंग उसी तरह से 3 कॉलम होते थे ना, एसेट सरप्लस P&L, उसके आगे 2 कॉलम और ऐड होने हैं, तो पहले वो 3 कॉलम याद आएंगे तो अगले 2 ऐड होंगे। खैर चले, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। भूलना कुछ नहीं, इंट्रो वाला भी सब कुछ आ रहा है इधर, इंट्रो R1, लेकिन बहुत आसान, सबसे आसान पेपर कैफ के अंदर मैं समझता हूं कि ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। अगर छुट्टी ना करें तो, रोज का काम रोज करें तो ना, नया कुछ नहीं मिलेगा आपको, चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा हैं। जैसे भी लीज शुरू होगा 15-16 दिन में जाकर कहीं खत्म होगा, इतनी चीजें होंगी, जब लीज में से गुजर रहे होंगे आपको कि इससे अच्छा टॉपिक हमें को आता ही नहीं है।
ठीक 1 महीने बाद आप कहोगे सर लीज भूल सी रही है, तो इसके तरीके भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। चीजें बहुत ज्यादा हैं, छोटी 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 बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग आती है। अच्छा जी, एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। द रिवैल्यूएशन गेन when there is no previous loss under IAS 16 and 38 is recorded in other comprehensive income, therefore exchange difference भी कहां चला जाएगा, ठीक है। लेकिन the fair value gain under IAS 40 is recorded in P&L, therefore exchange difference is also recorded in P&L. Got it? तो ये एक्सेप्शन थी। नोट ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है। हालांकि असल रूल तो क्या था, नो रीट्रांसलेशन। असल रूल तो क्या है, नो रीट्रांसलेशन, लेकिन नोट ये एक्सेप्शन, ठीक है, सही है जी, ओके चले। अच्छा जी, मॉनेटरी आइटम्स के बारे में क्या रूल है हमारा, इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे, मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसको बाद में, नोट को बाद में पढ़ते हैं। और ईयर एंड के ऊपर क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम मस्ट बी रीट्रांसलेटेड एट रेट रूलिंग द डे, मस्ट बी रीट्रांसलेटेड, लाजमी है मॉनेटरी आइटम को क्या करना, रीट्रांसलेट करना, ठीक है। और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, P&L में, ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है अगर ट्रांजैक्शन ईयर एंड से पहले सेटल हो जाए तो जाहिर सी बात है, सिर्फ सेटल ही हो गई तो कोई मॉनेटरी आइटम तो बचना ही नहीं है, तो फिर कौन सी रीट्रांसलेशन, सादा सी बात लिखी हुई थी। और जब ट्रांजैक्शन सेटल होगी तो क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम के लिए रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट, और एक्सचेंज डिफरेंस फिर कहाँ ले जाएंगे, तो 2 दफ़ा गेन लॉस निकल सकता है हमारे मॉनेटरी आइटम के केस में। एक, जब ट्रांजैक्शन हो गई ना तो उसके बाद ईयर एंड पहले आ गया और ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुई तो ईयर एंड पे रीट्रांसलेशन के वक्त गेन लॉस, और जब सेटलमेंट करने लगेंगे तो उस वक्त दोबारा गेन लॉस आता है, ठीक है ना, सही है। वो 23 पे कर दें वापस यार, गर्मी में लग गई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तरीके आपको बताए थे। चलो इधर फंक्शनल फॉरेन को और पक्का कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बाय करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान और सेल करती है गुड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कंपनी है फिर सही मानों में, है ना। तो फंक्शनल करेंसी इसकी कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तानी करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी भी इसकी कौन सी होगी, अच्छा रॉयल फैन इंपोर्टेड प्लांट फ्रॉम US, तो US डॉलर क्या बन गया इसका, समझ आती है बात। चले, जैपनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पाकिस्तान में नहीं है, जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन ऑपरेशन उसके कहाँ पे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में, जहाँ पर ये पुल बनाती है। तो फिर फंक्शनल करेंसी की कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑपरेशन तो यहीं पे हो रहे हैं, सिर्फ यहीं पे हो रहे हैं, तो फिर जर्नल एंट्रीज PKR में करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जैपनीज येन भी हो सकती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहे तो पाक रुपीस भी हो सकती है, ओके। जबकि ये कहीं से प्लांट इंपोर्ट करेंगे तो US डॉलर में अगर कर लिया तो इनके लिए क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी। डिस्कशन हो गई थी ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की, और ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे, 7वां 8वां 9वां भी हो गया था, 10वां भी हो गया था, 11वां भी हो गया था। ये पेंडिंग किया मैंने, आपके नोट्स में नहीं है ये सवाल, कि नज़र आ रहा है कहीं गलती से कॉपी हो गया और थोड़ा बहुत, ऐसे पूरा सफ़ा नहीं ना किया। आज मैंने हैंड आउट वैसे ही वर्ड से निकाल के बनाया ताकि जो सवाल हो, फिर भी मुझे लगता है एक सवाल मैंने एडिशनल डाल दिया। चलें खैर, आज वाले हैंड आउट में छोड़ें। तो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ये क्या है, फॉरेन करेंसी लोन। पाकिस्तानी कंपनी ने 5 साल लोन, लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन किया है, और किस्तों में पे होना है उसने, और किस्त के अंदर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी, तो इनको अलग अलग करना पड़ा करेगा, इंटरेस्ट अलग, प्रिंसिपल अलग। यही काम हमने लीज में सीखना है, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, तो इस वजह से ये इंशाल्लाह सीख लेंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे। तो 12वां सवाल, 13वां सवाल, अमेरिकन कंपनी ने $1000 दिए, दायर है एक करके एक होमवर्क, इस तरह से चलता है ना काम, ठीक है। 14वां सवाल, नाइकी को लोन दे दिया है, पहले 2 सवालों में लोन लिया, यहाँ पे लोन दिया, वो लोन पेएबल, ये लोन रिसीवेबल, दोनों सूरतों में काम तो सेम रहना है। लोन पेएबल सिखाऊंगा तो रिसीवेबल, ये आपकी नहीं होगा नोट्स में, शायद नहीं होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किताब अभी जब आनी है तो ये क्वेश्चंस के बारे में ये ना कहना कि ये हमने मतलब शायद चॉइस में छोड़े हैं, नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है, लेकिन इसको हम लीज के बाद या लीज के दरमियान में कहीं पे जहाँ पे टाइम कभी मिल गया मैं करवा दूंगा।
मकसद सिर्फ ये है कि लीज के अंदर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है, वो बनाना सीख लें, उसको ज़रा थोड़ा मास्टर कर लें, तो फिर ये वाला काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वरना डबल डबल मेहनत, पहले यहाँ पे सिखाओ फिर लीज में सिखाओ। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपकी किताब, ये आपके नोट्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन 15 नहीं है तो बताएं, फिर रहने देते हैं। देखें जी, आपने जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या खरीदनी होती है कोई चीज़, बहुत परेशानी हो रही है ना किताब नोट्स से, है ना। ये कौन से नोट्स में है बताओ? जो लेक्चर 3 का भी दिया उसमें है? हैं 2 वाले में? इसमें है ना 3 वाले में? एक मिनट ज़रा पॉज करें। अच्छा जी, हमने कोई चीज़ खरीदी तो 2 बेसिस होती हैं, एक FOB, दूसरा CIF भी कहते हैं इसको, ठीक है। FOB या CIF बेसिस कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मसलन नॉर्मली ये इंपोर्ट के केस में होता है, जब ये फॉरेन पोर्ट पर चीज पहुंच जाती है, बैरी जहाज के ऊपर सवार होने लगती है ये चीज, उसी वक्त कह दिया जाता है भाईजान मेहरबान कदरदान साडे वल्लों हमारी तरफ से ये चीज निकल गई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अब आपके हैं, आपके लिए ये अब ऑन बोर्ड है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि हमारी तरफ से इसका कोई रिस्क हम इसका नहीं लेंगे, रास्ते में कोई वेल आके इस सामान को खा जाए, कोई समुद्री कज़ाक आके इसको लूट लें, या कोई समुद्री तूफान आए और ये, तो इसका अब जिम्मा आपका है, फ्री ऑन बोर्ड कह लें, या यूँ कह दिया जाता है रास्ते की इंश्योरेंस वगैरह करा लें आप, कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट ये आपके ज़िम्मे है। तो फ्री ऑन बोर्ड या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस जो हैं, इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट्स फॉरेन पोर्ट पे पहुंचती हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रास्ते में चीज़ अब आपके रिस्क पे है। इसका मतलब आप अगर परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो कब करेंगे? जब चीज़ें फॉरेन पोर्ट पे पहुंचेंगी या जब लोकल पोर्ट पे पहुंचेंगी? फॉरेन पोर्ट पे। वो देखो कहता है कि एस गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी। 4 मार्च को फॉरेन पोर्ट से डिस्पैच हो गई और रिसीव हुई हैं कराची पोर्ट पर 7 मार्च पे, ठीक है, जल्दी नहीं आ गई, चलो खैर। अब 4 मार्च को रेट डिफरेंट है, 7 को डिफरेंट है। अब कौन से वाले रेट के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? अगर तो सवाल चुप है तो फिर जो मर्जी करें, और नॉर्मल होता भी यही है, जब डिस्पैच हो जाती चीज़ें तो हमारी होती हैं, लेकिन कभी कभार हम वहम की वजह से कहते हैं ना भाई ना, हमें तो चीज़ें पहुंच दो, तो फिर सप्लायर ये सहूलत दे देता है, रिस्क खुद ले लेता है, फिर इंश्योरेंस भी वही कराएगा, किराया भी वही भरेगा और चीज़ हम तक पहुंचाएगा। लेकिन दोनों में फिर फ़र्क क्या होगा आपके ख्याल में? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज रेट को छोड़ो, वैसे ज़रा ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या होगा? महंगी चीज़ मिलेगी। यानी अगर कोई बंदा वहीं से आपका कहे जी चीज़ आपके हवाले है, तो वो चीज़ लेट से 100 रुपये की है, तो अगर आपको वो यहाँ पर पहुँच देगा तो हो सकता है वो 125, 130, 150 महंगी चीज़ देगा, ठीक है, लेकिन रिस्क उसी का होगा आप तक पहुँचने तक चीज़ का, ठीक है ना। तो ये 2 बेसिस हैं। अब सवाल में अगर वो ये डेटा देकर कहे, बल्कि नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंट्रीज करो अज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसका मतलब क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू अस व्हेन गुड्स आर dispatched, when goods are dispatched, फॉरेन पोर्ट पर से जब डिस्पैच हो गए, ठीक है। मतलब ये रास्ते में भी है तो हमारी ही इन्वेंट्री है। इसको कहते हैं ना इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, ये वही है। फिक्स एसेट खरीदा है तो फिक्स एसेट इन ट्रांजिट, हमने एसेट बुक कर लेना है, इन्वेंट्री बुक कर लेनी है, क्योंकि हमारी परचेज हो चुकी है, ठीक है। तो फिर हम क्या एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जी? $1 = 270। तो अगर ए का केस है
तो हम 4 मार्च को एंट्री पास करेंगे 50 इंटू 270 करो जी। अच्छा, अज्यूम करो कि उधार के ऊपर चीज़ें खरीदी हैं, कैश पे भी कर सकते हो, उधार पे भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पहली एंट्री करनी है, सेटलमेंट वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो कैश कर लो, उधार कर लो, उधार कर लो, ठीक है। तो मुझे बताओ जी, 50 इंटू 270 करोगे या 50 इंटू 280 करोगे? अगर फ्री ऑन बोर्ड बेसिस हैं तो जिस दिन चीज़ें डिस्पैच हुई उसी दिन से हमारी हो गई, तो उस दिन की ट्रांजैक्शन रेट के ऊपर रिकॉर्ड करें, ये स्पॉट रेट यूज होगा। तो क्या बनता है 50 इंटू 270? 13 एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन अब अगला मसला आ गया, क्या ये इन्वेंट्री हमारे पास पहुंच गई है? नहीं ना पहुंची, तो फिर इन ट्रांजिट लिख दो साथ। हमारी इन्वेंट्री है पर अभी रास्ते में है, अभी समंदर में है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनी? इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट भी कहते हैं, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 13,500। और अगर आपके सवाल में लिख दे डीएटी बेसिस, डिलीवरी एट टर्मिनल, या डीडीपी भी कहते हैं इसको, ठीक है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, सब कुछ करके, नॉर्मली ये थोड़ा महंगा फिर होता है सामान, खैर ठीक है, लेकिन फिलहाल जरा ट्रांजेक्शन सेम रखी गई है। तो ऐसी सूरत के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होंगे? हाँ जी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे जब लोकल पोर्ट पर चीजें पहुंचेंगी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू अस when goods are received, when goods are received on local port, ठीक है, ओके। चलो, तो अब देखो ना, वैसे तो इतना मसला शायद ना होता, लेकिन अब देखो कितनी बारीक बात है। आपको ट्रांजैक्शन का रेट कौन सा लेना है ये डिसाइड करेगा आपकी ये बेसिस, अगर सवाल में दे दे तो, ठीक है। एंड गुड्स आर डिस्पैच्ड फ्रॉम फॉरेन पोर्ट, और अगर आप कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट या कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इस तरह के अल्फाज लिखे हुए देखें तो समझ जाएं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र कब होने हैं? जब गुड्स रिसीव हो जाएंगी ऑन लोकल पोर्ट, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत के अंदर आप फिर क्या करोगे? 280 पर एंट्री रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी बात है इस तरह से कि जब आपको 7 को चीज़ें रिसीव हो जाएं तो आप इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को क्रेडिट करके इन्वेंट्री को आप डेबिट कर लो कि आपकी इन्वेंट्री आपको पहुंच गई, ठीक है। लेकिन अगर कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट है, ये सॉरी डिलीवरी एट टर्मिनल है या डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये वाली बेसिस है, तो इसका क्या बताया आपको? रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफ़र होने हैं? जब चीज़ें हम तक पहुंच जाएं। तो फिर जब चीज़ें हम तक पहुंचनी है तो पहली एंट्री उस दिन होनी है। फिर 4 मार्च को कुछ भी नहीं होना, नो एंट्री, ठीक है। और एक ही बार इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट करोगे, और करोगी भी किस पर? 280 पर। ओहो, यहाँ पे 270 पे रिकॉर्ड किया था, तो 7 मार्च पे रीट्रांसलेट भी तो करना था इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम, इसको रीट्रांसलेट नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, अगर क्रेडिटर पे ना हुआ, बीच में ईयर एंड आ गया, या जब क्रेडिटर को सेटल करेंगे तो उस वक्त भी एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है, इधर नहीं, ठीक है जी। डन। उसके बाद मैंने आपको जंप लगवाया था, खैर हमने पास पेपर कर लिया था, एक ही पास पेपर था, अकलौता ट्रेवल्स। ये किधर जा रहे हैं? ये टिक कहाँ जा रहे हैं? आगे। उसके बाद स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपको मैंने ये चौथा सवाल करा दिया था, ये तीसरा सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इसको कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने इसको चेंज करके वहाँ पर रखा था। असल में सवाल ये भी ऐसा ही था कि करेंसी जो है ना, वो $1 जो है वो कितने रोलैंड्स के बराबर है। अब पता नहीं ये कंपनी कौन सी है, ठीक है ना, ये डॉलर बेस्ड कंपनी है, यानी ये यूएस की कंपनी थी असल में सवाल के अंदर, तो हमने इसको पाकिस्तानी बना लिया था और रुपये के साथ 1 लगा दिया था, ठीक है। तो अब अरे ये तो वही बन गया, छोड़ो यार, नहीं रहने दो, आगे चलो। वैसे करने का दिल करे तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल सेम है ना, फ़ायदा कोई नहीं। हम आते हैं एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ अभी किताब के अंदर कुछ ऐड हो जाए, मैं देखा नहीं इस दफ़ा वाले हुए तो वो ऐड भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जितने हैं वो कर लें। एक आधा एमसीक्यू शायद ऐड हो जाए इस दफ़ा वाला, पता नहीं IS 21 का था, आई थिंक थे 1-2,
वो ऐड हो जाएंगे जब किताब आएगी, ठीक है। हाँ जी, ट्राई किए एमसीक्यूज? अच्छा, सॉल्यूशन भी नहीं थे, है ना? ऐसे ही है ना, तो थोड़ा मजा आया। फिर अब ऐसे ही आपने ना पूरा सेशन ऐसे ही करना है, एमसीक्यूज हो सारे पहले कर लेने, फिर एंड पे ओ हो अच्छा ये गलत हो गया, किस वजह से हुआ, ऐसे। द विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी इंडिकेटर्स फॉर डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी। अब देखो कहीं पे न्यूमेरिकली तो ये यूज ना हुआ, पर एमसीक्यू उसने दे दिया, ठीक है। देख लेते हैं जी। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sale price of its goods। ये तो बिल्कुल लग रहा है पहला, अभी तक तो सही लग रहा है, आगे भी पढ़ ले। करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली, ये इंडिकेटर तो है पर सेकेंडरी है, प्राइमरी उसने पूछा है, प्राइमरी, ठीक है। अब देखो कितनी बारीक बात है, ऐसी हर टॉपिक में हमने कोई चीज छोड़ के नहीं जाना, कोई भी चीज बचती नहीं है, आ ही जाती हैं चीजें। एमसीक्यूज चीज मुसीबत ही ऐसी हैं ये एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, जितना पढ़ाया जाएगा जाहिर उतना पढ़ेंगे आप, जितना नहीं पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया जाएगा जरूरत नहीं है उसकी। द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड, अगेन फंड्स इक्विटी डेट जनरेट होते हैं जिसमें सेकेंडरी इंडिकेटर है, प्राइमरी नहीं है। अब दो चाहिए, इसका मतलब डी सही होना चाहिए। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड, हाँ ये सही है, तो ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रोशनी ऑफ IAS 21। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलो खैर जो हो सका कर लेंगे, जो ना हुआ थोड़ा सा डिस्कशन तो की ही थी ना, ठीक है। जो समझ में आ गया पहले तो वो देख लेते हैं ना। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज अ मॉनिटरी आइटम वाइल रिफंड लायबिलिटी इज अ नॉन मॉनिटरी। अब नहीं आप इस लेवल पे भी पहुंचे, लेकिन IFRS 15 की रिफंड लायबिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिफंड नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कुछ रिफंड करना पड़ जाए। वैसे असूली तौर पे तो ये बाद में पढ़ते हैं और फिर MCQ बाद में हो सकता है, लेकिन अब इतना आसान MCQ है, बाद के लिए क्या छोड़ना। ये IFRS 15 की बात हो रही है और ये IFRS 9 की बात हो रही है, दोनों ही आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन इतनी बात बता दूं, रिफंड लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पे चीज़ें खरीदी हैं और आपने कहा है कि पैसे सारे ले लो और कुछ अगर मैंने वापस कर दी तो मुझे पैसे रिफ़ंड कर देना। तो रिफ़ंड लायबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में कैश पे करना पड़ता है। चलो माना आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हुआ, तो फिलहाल अपनी लिस्ट से हेल्प ले लेते हैं। जब स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे ये वाला, तो लिस्ट की बाकी चीज़ें तो पूरी हो ही जानी है जो अभी तक रहती थी। तो ज़रा उस लिस्ट को देखते हैं, उस लिस्ट में रिफंड लायबिलिटी कहाँ नज़र आ रही है जी, कितने मॉनिटरी, ये अच्छा नॉन मॉनिटरी, मैं भी कहूँ नीचे ना, अच्छा वहाँ पे रूल में मॉनिटरी नीचे था ना, अभी जो पढ़ के आ रहे हैं कितने गया ये। असल में रिफंड लायबिलिटी मतलब नाम से जाहिर है, रिफंड हो जाते हैं पैसे, रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मॉनिटरी आइटम है, तो इसका मतलब ये नॉन मॉनिटरी आइटम नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये करेक्ट है, नहीं जी ये करेक्ट नहीं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स इज अ मॉनिटरी आइटम वाइल बायोलॉजिकल एसेट इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम। भाई बायोलॉजिकल एसेट तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी तो क्या होता है भाई, कस्टमर से एडवांस लेकर वापस कैश नहीं पे किया जाता, कस्टमर से एडवांस लिया जाता है, उसके अगेंस्ट गुड्स ही जाती हैं, नॉर्म है बिल्कुल ये, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो अ नॉन मॉनिटरी आइटम। बायोलॉजिकल एसिड भी नॉन मॉनिटरी आइटम है, और एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, वो क्या है जी आपका नॉन मॉनिटरी आइटम ही है, लिस्ट में भी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। डेफर्ड ग्रांट इज अ मॉनिटरी आइटम। चलो ठीक है, डेफर्ड टैक्स आपने अभी नहीं पढ़ा, IAS 12 में जाकर पढ़ेंगे। तो डेफर्ड टैक्स एसिड क्या होता है ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों सही तो नहीं, दोनों सही होने चाहिए थे ना, शख्स ही निकल आए आप। ये जो पता है आपको, जो पढ़ा हुआ है आपने, वो तो सही है ना। डेफर्ड ग्रांट क्या है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम है, कल एंट्री भी की थी, ये देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने फ्यूचर में कैश नहीं पे करना होता। एक भाई ने पूछा था रीपे कर दे, रीपेमेंट हो जाए तो डेफर्ड ग्रांट थोड़ी रहती है। डेफर्ड ग्रांट का मतलब ही क्या है, लायबिलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनानी है, खामोशी केस में यही नॉर्मल है।
तो कैश नहीं पे होता, बल्कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करके इनकम बनाते हैं, तो नॉन मॉनेटरी आइटम। लीज लायबिलिटी अभी आज इंशाल्लाह ये करने लगे हैं शुरू। लीज लायबिलिटी मतलब लीज एसेट लीज पर लिया है, उसकी अगेंस्ट जो लायबिलिटी उसको पेमेंट करके उतारना होता है, तो ये आपका क्या है, मॉनेटरी आइटम है, बिल्कुल ठीक है। वाइल राइट ऑफ यूज़ ये लीज्ड एसेट को कहते हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं जी आपके, थोड़ा सा अर्ली इसलिए है कि अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। IFRS 16 लीज में ये लीज्ड एसेट को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? तो मैंने जब डिस्कशन कर रहा था ना, तो ये इसका नाम भी मैं ले रहा था साथ साथ कि आपका PPE है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री है, बायोलॉजिकल एसेट है, राइट ऑफ यूज है, ये सब के सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। ये मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, एसेट्स हैं ना, नॉन करंट एसेट्स हैं। वो ओन्ड एसेट है PPE, तो ये लीज्ड एसेट है। ओके सही, तो फिर ये सही हो गया जी। लीज लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम है, इसकी पेमेंट करेंगे हम, और राइट ऑफ यूज एक नॉन करंट एसेट है, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। तो D इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही है। कितनी देर रह गई है भाई क्लास के अंदर? मुझे कम से कम 1.25 घंटा देना है आपने लीज के लिए, सुकून से करेंगे। एक पहला सवाल, लीज की जर्नल एंट्रीज, उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट, सब कुछ बना डालेंगे आज। अभी 1.5 घंटा रहता है, बस 10 मिनट और इसको कर लें, फिर उधर चलते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, यार ए कितों आ गया, लंबा सवाल है ना, चलो खैर। अब पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी परचेज्ड आ टुकड़ा ऑफ लैंड इन सऊदी अरेबिया फॉर SAR 10 million on 1 August 2022. Detail of payment on various dates are as follows. What amount should this piece of land be recognized? अच्छा अब जी व्हाट अमाउंट। अच्छा अब इतनी लंबी कहानियां करके अल्टीमेटली वहां पे पहुंचना, जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं जी। सबसे पहली बात, उन्होंने 1 अगस्त को ये लैंड लिया है, परचेज किया है, तो 1 मई को फिर काहे के पैसे जा रहे होंगे, प्रॉबेबली एडवांस होगा। ठीक है, तो 1 अगस्त को आपने एडवांस पे किया, तो एंट्री पास कर ली, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये कितना एडवांस पे किया आपने, उन्होंने खुद बनाकर दे दिया 3, और इस दिन एक SAR कितने रुपए का है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 65, आंसर 1 मई है। ठीक है जी, कितना आ गया 195। उसके बाद जनाब परचेज किस दिन किया इन्होंने, 1 अगस्त को, तो ये बाकी पैसे दे रहे हैं 1 अगस्त को, और इस दिन आपका ये लैंड आ जाएगा। अब चूंकि एडवांस आ गया है, तो क्या करना है भाई, बैलेंसिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस एडवांस को क्रेडिट कर दें। अब ये सारे काम किए हुए हैं आपने ना, फटाफट हो रहा है। कैश कितना पे किया, 5 इंटू इस दिन रेट क्या है 74, 3, और बाकी क्या है जी, पेबल कितना है अब 2, इसको भी 74 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 7 है, 713। ओके, है ऑप्शन ए। बस यही उसने पूछा हुआ था, तो मसला डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर कर लें, इतना पता होना चाहिए। एडवांस को सिर्फ 195 पहले नोट कर लें, उसके बाद ये 5 और 2 दोनों 7 को 74 से मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इतना कर लें, कोई हर्ज नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। तरतीब अपनी पे कायम रहे, मत लिखें ये पूरा ये पेबल, ये कैश, ये बस ऐसे ही अंग्रेजी ना भी लिखें सर, अपनी वर्किंग करनी। वर्किंग कौन से नंबर होते हैं MCQs के अंदर, ठीक है। तो ये पास पेपर के MCQs चल रहे हैं, तो हो रहे हैं ना आपसे, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अंडर IS 21? एन एंटिटी कैन हैव ओनली 1 प्रेजेंटेशन करेंसी? नहीं, नॉर्मली लोकल जो प्रेजेंटेशन करेंसी होती है, फंक्शनल करेंसी ही प्रेजेंटेशन करेंसी होती है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है। पढ़ के आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही होगी, कैन ओनली हैव 1 नहीं। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज फॉरेन, यस दिस इज करेक्ट। तो बी, चलें आगे, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और ये सही थे सारे ऐसे ही, यहां तक सही आ रहा है काम, तो टॉपिक तो तैयार हो गया है। MCQs निशानी होती है,
ये टॉपिक आपका एमसीक्यूज में जिस लेवल तक जाके वो टेस्टिंग करता है, ऊपर से गुजर के आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते नॉर्मली। इन टॉपिक्स के अंदर से एमसीक्यूज आते भी हैं, तो एमसीक्यूज आपसे हो रहे हैं, टॉपिक तैयार है, बस फॉरेन करेंसी लोन रहता है। मैंने आपसे अर्ज किया, वो बाद में करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन टू P&L। क्यों जी, क्यों? अगर रीट्रांसलेशन हो गई PPE की बवजह रीवैल्यूएशन मॉडल, तो वो तो फिर गेन या लॉस आया तो कहाँ चला जाएगा? OCI में गेन आने पर, रिवैल्यूएशन गेन आने पर, ठीक है? तो ये सही नहीं है। अच्छा 16वां तो गया। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड एट एवरेज। देखें, असल में ना ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे वहीं जहाँ पे लोन जाकर करना है हमने, फॉरेन करेंसी लोन। लेकिन थोड़ी सी बात आसान है, बहुत बात सुन लेने में हर्ज नहीं है। क्या वो सच्ची याद आया भाई, वो एवरेज वाला वो जो आपने रेट पूछा था, एक्सक्यूज मी भाईजान, वो नोट वो अभी याद कराना है मुझे कि पढ़ाना है। मैंने अभी पढ़ते हुए ना, वो मैंने कहा था ये बाद में पढ़ते हैं, वो रह गया। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, फॉरेन करेंसी लोन जब आएगा तो उस लोन के अंदर लोन का आना होगा, लोन का वापस जाना होगा, ठीक है? उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहा होता है। तो ये पैसे का आना, पैसे का जाना, ये तो हमेशा किस पे हुआ करता है? ये तो स्पॉट रेट पे ही होता है। जिस दिन पैसे आए उस दिन का स्पॉट रेट, जिस दिन पैसे गए उस दिन का स्पॉट रेट। लेकिन एक चीज एडिशनल उसमें क्या आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम। चलो एक्सपेंस की बात कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो वो क्या किसी एक दिन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है या पूरे साल का है? तो फिर वहां पे जाके आपको ये रूल पढ़ाऊंगा कि इनकम्स और एक्सपेंसेस ये किसी एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के नहीं होते, बल्कि ये किसी एक पीरियड के होते हैं। तो जैसे एक साल पूरे का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, या पूरे एक साल की इंटरेस्ट इनकम है, या पूरे एक साल की डिविडेंड इनकम है, तो इनकम एक्सपेंस के केस में तो शायद आपको कंफ्यूजन हो कि स्पॉट रेट यूज नहीं होना, एवरेज रेट यूज होना है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस बड़ा आसानी से समझाता है इस बात को कि पूरे साल का अगर इंटरेस्ट है तो वो डॉलर्स में अगर निकाला हुआ है आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसको किस रेट से मल्टीप्लाई करें? क्या ओपनिंग वाले डेट के रेट से कर दें, या दरमियान वाले रेट से कर दें, या आखिरी दिन वाले रेट से कर दें? भाई वो इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी एक मोमेंट का तो है नहीं, पूरे अरसे का है, पूरे साल का है। तो फिर उस पूरे साल का एवरेज रेट, एक्सचेंज रेट निकाल कर आप उस पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप निकालेंगे नहीं, निकाला हुआ आपको पर्चे में गिवन होता है। पता होना चाहिए इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, वो इनकम या एक्सपेंस जो है वो किस पर रिकॉर्ड होगा? एवरेज एक्सचेंज रेट पर, जो सवाल में आपको गिवन होगा। लेकिन यहाँ पर इनकम जो भी है, जो भी इनकम है, वो इनकम की बात हो रही है या उसकी रिसीट की बात हो रही है? रिसीव हो गया, ठीक है? तो डिविडेंड रिसीव्ड, और वैसे भी ये डिविडेंड भी किसी अरसे का नहीं होता, बस उधर से उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और उनको एकदम से इधर मिल जाया करता है। तो इसको भी आपने एवरेज रेट पर नहीं करना। एवरेज रेट पर सिर्फ क्या चीज़ रिकॉर्ड होगी? इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये बात भी इन्होंने गलत ही लिखी हुई है जी, तो नन इज करेक्ट, नॉन इज करेक्ट। बंगाली किस हमारे वाकई भाई हैं, है ना? बंगाली वाकई हमारे भाई हैं। देखो ऐसे जा रहा है मैच, लगता है इंडिया को उड़ा के रख देना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। कल किस किसने मैच देखा? अच्छा, बाकी मैच नहीं देखते आप लोग? पाकिस्तान का मैच देख, एक है दीवाना मेरे तरह। अच्छा जी, वापस आए। As per IS 21, non-monetary items carried at fair value are retranslated at exchange rate prevailing at year end during the year, the year at the date at when fair value determined, या acquisition date। कौन सा? At year end। हाँ, ये नहीं करना। देखो नॉन मॉनेटरी आइटम ना दो हैं, दो, ठीक है? एक है आपका, मतलब जो इस रूल के अंदर गिर रहे होते हैं, जो यहाँ पे परेशान आपको करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नॉर्मली जिनमें फेयर वैल्यू मॉडल है। बायोलॉजिकल एसेट को आपने पढ़ा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? IS 38 आपने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपके तो ये दो ही रह गए, ठीक है? IS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा वैसे ना
थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंटेंजिबल वैसा ही है जैसा IAS 16 होता है, लेकिन इस दफ़ा उसको माफ़ी देनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ी सी माफ़ी देकर चलना चाहिए उसको कि ये बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं। हाँ, अगली बार वालों को बेशक वो IAS 41 और IAS 38 टेस्ट कर ले हल्का फुल्का, जैसे हल्का फुल्का टॉपिक कोई भी टेस्ट करते हैं ना पिछले टॉपिक का आगे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, IAS 20 आ रहा है, डिस्कस हो रहा है ना, ऐसे ही IAS 38 की एडजस्टमेंट, ऐसे ही IAS 41 की एडजस्टमेंट, ये तो होनी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी माफ़ी उसको देनी चाहिए। बाकी सवालों में जहाँ कहीं मिक्स हो सकती हैं वो आपको इंशाल्लाह करवा दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओके, ठीक है। फाइनल अकाउंट भी निकल गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, फाइनल अकाउंट भी निकल गया है, वो भी चला गया FAR के अंदर। इसलिए थोड़ी बहुत जो टॉपिक्स के अंदर IAS 12 वगैरह के अंदर मिक्सिंग है वो मिक्सिंग इंशाल्लाह कर लेंगे। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था, नॉन मॉनेटरी आइटम है 2, PPE और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिनके अंदर ये मसला चल रहा है। ओके, अब PPE, चलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू अगर मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कैरिड एट फेयर वैल्यू है, तो PPE ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर तो हर साल ही फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, तो आप किसी हद तक A को भी सही कर सकते थे अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा होता। एज पर IAS 21 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू इज रीट्रांसलेटेड एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट, आप ये एंड कह सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो हर साल के एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, लाजमी है, लाजमी है, डेप्रिशिएट तो करते ही नहीं है। लेकिन IAS 16 का PPE जो है, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज कर रहे हो तो क्या हर साल उसको भी रीवैल्यू करना जरूरी है? नहीं। अब याद करो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन जो FAR में आप पढ़कर आए थे कि आपने कब कब रीवैल्यू कर लेना अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो वहां पर ये कहा गया था कि आपने बस इसको इंश्योर करना है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना आए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन क्या होती थी कि आपने तब रीवैल्यू कर लेना जब जब आपको लगे कि बुक वैल्यू आपके रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट की और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर मटीरियली डिफरेंट हो जाए तो रीवैल्यू कर लो। अब हो सकता है ये हर साल हो रहा हो सकता है 2 साल बाद करते हो रीवैल्यूएशन, हो सकता है 5 साल बाद करें, जरूरत ही ना पड़े, तो इट में हैपन ना। तो PPE के केस के अंदर चूंकि हर साल रीवैल्यूएशन होती नहीं है, इसलिए ये पहला पॉइंट सही नहीं है, दूसरा तो वैसे ही सही नहीं है, और तीसरा तो बिल्कुल ही सही नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात हो रही है और वो एक्विजिशन की बात कर रहा है, तो यही एक बचता है, जब जब फेयर वैल्यू डिटरमिन हो तब तब इसको रिट्रांसलेट कर लें। ओके, ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स? फॉरेन करेंसी ट्रेड पेएबल्स आर, भाई मॉनेटरी है, ट्रेड पेएबल्स फॉरेन करेंसी में, क्रेडिटर क्या है, मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? ट्रेड पेएबल को पे करके जान छुड़ाएंगे, ये मनी पेएबल है, ये मॉनेटरी आइटम है। उसने क्या कहा है? नॉन मॉनेटरी। बताओ, नॉन मॉनेटरी नहीं है। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर्स को एडवांस देते हैं अगेंस्ट गुड्स, फ्यूचर में क्या आएगी? गुड्स, इन्वेंट्री, एसेट, ठीक है, तो ये नॉन मॉनेटरी। राइट ऑफ यूज एसेट्स, अभी भी बताया, आज देख भी लेंगे। राइट ऑफ लीज लायबिलिटी, ये भी अभी भी बताया, लेकिन अभी पढ़ने हैं वैसे, ठीक है। तो आपके B और C क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है जी। क्या ख्याल है जी, अब आगे चले या बस सही है? अच्छा, पास पेपर वाले तो मैं करा लूँ। अच्छा, हैं ही बड़े ज़्यादा पास, 10वें तक आ रहा हूँ, उसके बाद फिर बाकी देख लेंगे। कोई मसले वाला हुआ तो कल मुझे बता देना, ठीक है। ओके, ये यस नो वाले हैं, जल्दी जल्दी कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी? नॉट को हटा दो पहले, ऐसी कंफ्यूजन है। अब क्या बच गया? अच्छा, आप नहीं ऐसे करना पर्चे में, मैं तो वैसे उसके ऊपर पेन रख लेना, ऐसे करके पर्चे के अंदर पेन रख लेना, पेन रख के ऐसे खिंचवानी हो ना, ठीक है, और पढ़ लेना। ओके, हाँ, ये ना काट दो बाद से फिर वो हो। 7 वाले पेपर पे क्या लिखा हुआ था सर? नॉट लिखा हुआ था, मुझे पता है। अच्छा, कौन कौन से प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं जी? करेंसी ऑफ कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन मेनली डिटरमिन सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज, ये प्राइमरी है, ठीक है। करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग, नहीं, ये प्राइमरी नहीं है। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस और गुड्स, प्राइमरी है। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस, नहीं, एक मिनट, कंपेटिटिव फोर्सेस, रेगुलेटर्स, ये सारे ही बढ़ाकर कर गया वो ऐसे, चलो खैर कोई बात नहीं। और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा फिर प्राइमरी नहीं है? अब हमारे 3 ऑप्शन सही हैं या एक ऑप्शन सही है? उसने नॉट पूछा था ना, ठीक है, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर, तो ये, ओ सॉरी,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 21? फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी सेम। नहीं, मस्ट शास्त्र तो कोई नहीं होता जी, ठीक है। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंट करेंसी ऑफ अ मस्ट बी डिफरेंट, फिर वही बात यार, ऐसे नहीं ना, जबरदस्तियां ना करो ना यार, मस्ट। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ सही लग रहा है लेकिन अगला पढ़ लें, शायद इससे अच्छा ना हो। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स ऐसे दूर से ही नजर आ रहा है, सही नहीं है, सी, ठीक है। 10, in relation to IS 21, which of the following statement is correct? Exchange gain loss arising on retranslation of monetary items are recorded in OCI? नहीं, monetary item का gain loss कहाँ जाता है? ये किए थे MCQ? किस किस ने किए थे? अभी तक जितने हुए डिस्कस सारे सही थे। अच्छा, गलत थे कुछ, कितने गलत थे? हाथ खड़े रखें। 2, 1, 1, 2, कौन से? 16 में सबको मसला आया है। अच्छा, 16 में मसला आना आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं एवरेज एक्सचेंज रेट होता क्या है, पता ही ना, ठीक है। और किस में आया मसला? इसमें एक में तो सबको आया कॉमन, चले, पर पढ़ा नहीं ना हुआ अभी, एक चीज पढ़ी नहीं तो आपके बस से बाहर थी, कोई बात नहीं, स्टिल यू ट्राइड, गुड। अच्छा जी, non-monetary item carried at fair value in foreign currency are retranslated at year end when fair value was measured, ठीक है जी। An intangible is a, हद हो गई यार, non-monetary item carried at cost in foreign currency are, नहीं यार, नहीं, तो एक ही सही लग रहा है और वो है बी, ठीक है। Which of the following is a monetary item? Pending discussion, IS 12 नहीं ना किया हुआ, पेंडिंग IS 12, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। एडवांस पेड मॉनेटरी आइटम नहीं है, ठीक है। अब हो गए डेफर्ड लाइबिलिटी है, भाई डेफर्ड टैक्स क्या होता है? अभी आपको यही नहीं पता तो मैं कैसे कह सकता हूँ फिर ये लाइबिलिटी? आपने लाइबिलिटी तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी होता है लाइबिलिटी, फिर डेफर्ड टैक्स हम पे नहीं ना करते बेटा, अब ये पढ़ा नहीं ना टॉपिक, रब सब्र कर जाओ फिर। हाँ, डेफर्ड टैक्स, ओ माय गॉड, चलो देखते हैं फिर, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भी मैं क्रॉस नहीं लगाता, करेंगे डिस्कशन, वैसे भी वहाँ भी पेंडिंग है, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल, अच्छा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये मेरा MCQ पूरा ही पेंडिंग कर दो ना, मैं ऐसी इसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एडवांस पेड क्या है, नॉन मॉनिटरी। मैंने कहा चलो आ गया तो ये तो कर लेना, IS 12 तो पेंडिंग कर दिया डिस्कशन, इसलिए इनकम टैक्स पेएबल ये क्या है, मॉनिटरी। इन्वेंट्रीज क्या है, नॉन मॉनिटरी, ठीक है। और IS 12 पढ़ने के बाद डेफर्ड टैक्स को डिसाइड करेंगे, डिसाइड नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। चलें जी, बस करें, अब बहुत हुआ। IS 21 में जो चीज़ रहती है, 9 MCQ डिस्कस होना रहते हैं, तो सोल्यूशन अगर आपको बता दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपको, है ना। पहले 9 MCQs का क्या ख्याल है? पूरा चैप्टर है ना मेरे पास, ये पूरा चैप्टर ही तो है। ये IS 21 के MCQs हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े सोल्यूशंस हैं। देखो, चलो बाद में ही करते हैं, फिर देख लेते हैं। ये तो बड़े अच्छे MCQs में, इसमें IS 16 वाला भी है ना, गुड, कल करेंगे इंशाल्लाह, कल करेंगे, छोड़ो दिल तो बड़ा कर रहे हैं, आज ही कर लेते, लेकिन अब फिर ना लीज को बहुत देर हो रही है। अब ये देख लेते हैं लीज किस लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। तो भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? तो कोई बात नहीं, 1 घंटे में से अगर 5 मिनट रह गए हैं तो क्या हमने 1 घंटा पूरी रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है? पार्ट 1 क्लोज कर दें, ब्रेक कर